इस दुनिया में ज्यादातर रिलेशन गिव एंड टेक के होते हैं और कुछ ऐसा ही समुद्री जीवों में भी पाया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। समुद्र में एक मछली है जिसका नाम है रेमोरा और वो हमेशा शार्क के शरीर पर बैठी रहती है और शार्क भी इसके लिए उसे मना नहीं करती। शार्क भी चाहती है कि मछली शरीर पे बैठी रहे। क्यों? उसका रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि रेमोरा मछली शार्क के शरीर को हमेशा साफ करते रहती है और इंश्योर करती है कि शार्क हमेशा साफ रहे। बदले में रेमोरा को क्या मिलता है? रेमोरा को बदले में फ्री में खाना मिल जाता है और उसके साथ साथ शार्क के शरीर पर बैठकर समंदर की सैर का मजा अलग से। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है बुगाटी और बुगाटी पूरी ही दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स बनाने के लिए फेमस है। और इन कारों के लिए अब जो मैं आप लोगों को फैक्ट बताने वाला हूं उसको सुन के शायद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एक बुगाटी कार में एक टायर की कीमत लगभग 10 लाख रुपए होती है। ओह माय गॉड, इतने में तो शायद हम लोग एक बढ़िया लग्जरी कार खरीद लेंगे इंडिया में। इसके अलावा अगर आपको एक बुगाटी कार में इंजन ऑयल को चेंज करवाना पड़ जाए तो उसके लिए आपको 14 लाख रुपए ढीले करने पड़ सकते हैं। ओह माय गॉड। इसी वजह से बुगाटी कंपनीज की कारों की कीमत 17 करोड़ रुपए से तो शुरू होती है। क्या आपको भी ये कार्स पसंद हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, व्हाट्सएप पे टेक्सटिंग कर करके हमें शॉर्ट फॉर्म को यूज करने की इतनी आदत हो गई है कि आजकल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और स्कूल के असाइनमेंट्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं और जो लोग ऑफिसेज जाते हैं वो अपने ईमेल्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं। जहां एक और बाकी देशों में ये शॉर्टकट्स बिल्कुल सही नहीं माने जाते, वहीं अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं तो वहां पर इस चीज को यूज करने की परमिशन है। जी हां गाइस, न्यूजीलैंड में 2006 के बाद से ही वहां के एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन है ताकि एग्जाम में बड़े बड़े आंसर्स में ज्यादा समय बर्बाद ना हो। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमारे देश में भी एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप लोगों को भी स्पेस में मेरी तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। गाइज, क्या आप लोगों ने कभी इरोस एस्ट्रॉइड के बारे में सुना है? नहीं सुना? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इरोस एस्ट्रॉइड हमारी धरती के पास एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसमें नासा के अनुसार 2000 करोड़ टन गोल्ड, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2000 करोड़ टन गोल्ड छिपा हुआ है और उसके अलावा इतनी ही मात्रा में प्लेटिनम और एल्यूमिनियम उस पे छिपा हुआ है। मजे की बात यह है कि 1898 में इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी और सन 2000 में नासा ने अपने एक स्पेस शिप का इस पे सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया था और इन फ्यूचर नासा इस पे माइनिंग की प्लानिंग भी कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, एक तरफ है सुपर ग्लू जो किसी को भी आपस में चिपकाने की पावर रखता है और एक तरफ है टेफ्लॉन जो किसी से भी नहीं चिपकता, बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी होता है। पर तब क्या हो जब इन दोनों की टक्कर आपस में ही करवा दी जाए? क्या आपको लगता है कि टेफ्लॉन कभी भी सुपर ग्लू से चिपकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप सीधे टेफ्लॉन की 2 लेयर्स को सुपर ग्लू से चिपकाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो कभी ब्रेक नहीं होती। लेकिन सीधे नहीं, इनडायरेक्ट वे से आप इसे चिपका सकते हैं। इसका भी एक हैक है। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 टेफ्लॉन की लेयर्स के बीच में एक प्राइमर लगाना है और उसके बाद अगर आप सुपर ग्लू अप्लाई करते हैं तो ये आपस में उस मजबूती से चिपक जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अभी इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीजन जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूं कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हां गाइज, जहां पर भी बस मूव करती ये सामने आके खड़ा हो जाता और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ये प्यारी सी स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
गाइस अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी असेंबल्ड चीज के छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट के ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा होता है जहां पर वो चीज बनाई गई है, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस, मेड इन कोरिया, ये आपने सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो चीजें स्पेस में यूज की जाती हैं या स्पेस प्रोग्राम्स में यूज की जाती हैं, उस पर क्या लिखा होता है? क्या उस पर भी किसी कंट्री का नाम लिखा होता है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि उस पर भी मेड इन यूएस, मेड इन इंडिया लिखा होता है तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली जो चीजें स्पेस प्रोग्राम में यूज की जाती हैं उनके ऊपर लिखा होता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। यस गाइस, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। और ये चीज नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज 2005 से इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। गाइस ये लाइनें आप लोगों ने बचपन में जरूर सुनी होंगी और उसको सुन के ये अंदाजा लगा लिया होगा कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। लेकिन एक मछली ऐसी है जो कि इन लाइनों को गलत साबित करती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, एक मछली ऐसी है जो कि बिना पानी के ना सिर्फ जिंदा रह सकती है, वो जमीन पे चल भी सकती है और पहाड़ों पे चढ़ भी सकती है। ओह माय गॉड, उस मछली का नाम है क्लाइंबिंग गौरामी, जिसको हम लोग क्लाइंबिंग पर्च के नाम से भी जानते हैं। गाइस ये मछली जमीन पे चल सकती है, बिना पानी के जिंदा रह सकती है और उसके पीछे का रीजन है इसके गिल्स इस तरह से डेवलप्ड हुए हैं कि ये बाहर ह्यूमन के जैसे सांस ले सकती है, ऑक्सीजन को इनहेल कर सकती है ना ये अमेजिंग फैक्ट? ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज अगर आज भी आप लोग ये सोचते हैं कि डायनासोर्स हमारी धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर या एनिमल था, तो आप लोग गलत सोचते हैं। हाँ ठीक है, डायनासोर्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। इनफैक्ट कई डायनासोर्स इतने ज़्यादा बड़े थे कि उनकी एक आंख इंसान के हाइट से भी ज़्यादा होती थी, लेकिन वो सबसे बड़े एनिमल कतई नहीं थे। हमारी धरती पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा एनिमल आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं है, वो है समंदर के अंदर और उसका नाम है ब्लू व्हेल। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस था, जिसका साइज ब्लू व्हेल के बराबर ही था, लेकिन उसका वेट एक्चुअली ब्लू व्हेल से आधा ही था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों द ग्रेट ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइस, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हाँ गाइस, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी मां के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। इस घटना को सुन के और देख के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिए जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि ज़रूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा, लेकिन प्लेन में भसड़ ज़रूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ पे बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से कभी कभी ये दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारी धरती थोड़ी सी बड़ी होती, लेकिन अगर ऐसा होता तो इंसान को एक नुकसान भी होता, और वो ये कि इंसान कभी भी स्पेस में नहीं जा पाता, एटलीस्ट 2020 तक तो नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है, जिसकी वैल्यू है 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अर्थ बड़ी होती तो उसका ग्रेविटेशन ज़्यादा होता और उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होती, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है ही नहीं जिससे हम उस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर पाते हैं।
तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी सुना, उसको सुन के आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने जमीन पे चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी हवा में चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना है? फ्लाइंग होवरबोर्ड। क्या ये हवाई बातें तो नहीं है? जी नहीं, ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा सकता है। और इसे बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, पहला मैग्नेट और दूसरा पायरोलाइटिक ग्रेफाइट। ये पायरोलाइटिक ग्रेफाइट क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और हवा में ही रहता है। मजे की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी उस मैग्नेटिक फील्ड को ये छोड़ता नहीं है और हवा में ही तैरता रहता है। इसी खास बात की वजह से फ्लाइंग होवरबोर्ड बनाए जा सकते हैं। गाइस, कैसी लगी ये टेक्नोलॉजी और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं? वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई? तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नेशनल ज्योग्राफी ने एक बार एक पिक्चर शेयर करी और उस पिक्चर में एक जेलीफिश के अंदर एक फिश, रियल फिश दिखाई दे रही है। और ये पिक्चर एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने खींची थी। अच्छे से जांच करने पर पता लगा कि जेलीफिश ने उस फिश को खाया नहीं था, बल्कि वो फिश अपनी मर्जी से जेलीफिश के अंदर गई थी। जी हाँ, अक्सर अमूमन समंदर के अंदर फिश ऐसा करती हैं, वो जेलीफिश के अंदर जाती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि प्रेडेटर्स उन्हें खा नहीं लें। है ना ये अमेजिंग? और उसके अलावा वो उसकी स्पीड को भी अंदर रह के कंट्रोल करती हैं और एक व्हीकल की तरह उसे समंदर में यूज भी करती हैं। ये तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है और ये पहली बार नेशनल ज्योग्राफी ने दिखाया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।